चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इससे पहले हमने फेडरिक सीरो की पेंटिंग के बारे में आप लोगों को बता दी, एंड ये भी बता दिया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह से नेशनलिज्म की आइडिया को प्रोवोक किया। इंटरनल कस्टम नहीं समझे थे। देखो, इंटरनल कस्टम वो था कि मैंने बताया था जब फ्रांस था, ठीक है, यानी कि 1789 से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, जब फ्रांस बहुत सारे प्रोविजंस में बटे हुए थे। आवाज आ रही है? ठीक है। कट कट का सपोज करो कि ये क्या है, ये फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस में बटे हुए हैं। कुछ पार्ट इसका ये है, कुछ पार्ट इसका ये है, ठीक है, कुछ ये इसका पार्ट है, कुछ ये प्रोविजंस है, कुछ ऐसे हैं, ये अलग अलग प्रोविजंस है ना। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इंटरनल कस्टम ये था कि जैसे सपोज करो ये फ्रांस का एक शहर है, एक सिटी ए है और इधर एक सी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको यहाँ तक आने के लिए ये स्टेट और ये स्टेट से होके गुजरना पड़ेगा, या फिर इस स्टेट या इस स्टेट के रास्ते वो यहाँ तक पहुंच सकता है। समझ रहे हो? मान लो ये स्टेट बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसको ये रास्ता लेना पड़ेगा ना यहाँ तक ट्रेड करने के लिए। समझ में आ रही है? तो देखो, जैसे ही वो एक प्रोविजन से दूसरे प्रोविजन में इंटर करता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है कि इस प्रोविजन के अपने अलग अलग टैक्सेस। क्लियर है? वो क्या करेगा, वो जो भी सामान लेकर के आएंगे, जो भी गुड्स लेकर के यहाँ आएंगे, तो बी जो होगा, ये कंट्री इस पे अपना टैक्स इंपोज करेगी, इस पे अपना टैक्स डालेगी। तो ये टैक्स देने के बाद फिर क्या होगा, उसको डी में आना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर एक अलग से उनको टैक्स देना पड़ेगा, एंड देन वो अपने गुड्स को यहाँ पर ग्रुप सी तक पहुंचा पाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो यही जो अंदर जो अलग अलग प्रोविजन में जो अलग अलग चार्जेस लगे, उनको टैक्स पे करना पड़ा, उनको जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स पे करना पड़ा, अलग अलग इंटरनल प्रोविजंस पे, इसी को हम लोग का, इसी को उन्होंने नाम दिया इंटरनल कस्टम। क्या नाम दिया था? इंटरनल कस्टम। ठीक है, क्लियर है? इतना बात समझे? यस सर। चलो अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसके अलावा कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सिविल कोड ऑफ, सर नेशनल एंथम चेंज नहीं हुआ था? हाँ, नेशनल एंथम भी अपनाया गया था। नेशनल एंथम चेंज हुआ था, मैंने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम उसकी जो आर्मी थी, वो आर्मीज जो गाना गाते थे, जो गाना गाते हुए उन्होंने रिवोल्ट करा था फ्रांस के जो किंग थे लुइस 16 के अगेंस्ट में, ठीक है, उसी को एज ए नेशनल एंथम एडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर है? अब देखो, सिविल 1804 क्या था। ठीक है, पिछली क्लास में जब आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, पिछली क्लास में जब आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, तो आप लोगों को एक चीज याद होगा, क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद खत्म क्या चीज को की जाती है? मोनार्की को खत्म की जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन था सर। आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाओ। कहां से? स्क्रीन अब शेयर हुई? हेलो, अनम्यूट करो सभी अपनी अपनी वॉइस। स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर हुआ। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो, ये सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था। ठीक है, इसको जानने से पहले एक चीज जानते हैं। आपने जब पिछली क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया था? मोनार्की को खत्म की थी। यस सर। मोनार्की जैसे ही खत्म हुआ था, तो रॉबर्ट हेमिस्फीयर करके आते हैं और वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं, याद होगा? जैकोबिन क्लब बना था और जैकोबिन क्लब रूल करना शुरू करता है। ठीक है, जैकोबिन
क्लब जब शुरू होता है तो बाद में आपने देखा होगा कि रॉबर्ट हेमिस्फीयर भी जो है, जो गुलियंटाइन वाला जो सिस्टम था, गुलिटिन करके जो मारा जाता था, ठीक है, डेथ देने का, डेथ सेंटेंस देने का एक जो तरीका वहां गुलिटिन वाला अपनाया गया था। बाद में क्या होता है कि जो जैकोबिन क्लब के हेड होते हैं वो भी डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो जैकोबिन क्लब को के भी हेड को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, उनको भी गुलिटिन कर दिया जाता है। देन आपने उसके बाद देखा होगा कि डायरेक्टरेट एक फॉर्म होती है। क्या चीज फॉर्म होती है? डायरेक्टरेट। याद होगा 5 मेंबर की डायरेक्टरेट बनाई गई जो अब फ्रांस पे क्या करेगी, रूल करेगी। उसी में से, हेलो, ठीक है, कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मतलब प्रमुख 5-5 मेन जो होते हैं वहां के, ठीक है, मेन मेंबर, उनको लिया जाता है, उनको मिल करके एक डायरेक्टरेट का फॉर्मेशन किया गया, जिस डायरेक्टरेट के अकॉर्डिंग वो फ्रेंच में क्या करेंगे, अपनी रूल को एस्टेब्लिश किया था। तो डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश होने के बाद उसी वक्त आपको पता होगा कि फ्रेंच आर्मी का एक जनरल होता है, किसकी? फ्रेंच आर्मी का एक ऑफिसर था या फिर फ्रेंच आर्मी का जनरल था, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना? नेपोलियन। आवाज आ रही है? म्यूट अपनी अपनी हटाओ सर। मनीष, म्यूट करके कोई भी नहीं रखेगा। रोशन, सर वो क्या है? क्या चीज? ये फ्रेंच आर्मी, ठीक है, फ्रेंच आर्मी का जनरल था, ठीक है, फ्रेंच आर्मी के जनरल थे कौन? नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। रोशन म्यूट हटाओ। आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, ये जो था डायरेक्टरेट का फॉर्म हुआ, और उसके बाद फ्रेंच आर्मी आई, और फ्रेंच आर्मी ने क्या करा कि फ्रेंच आर्मी का एक जनरल होता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। ये बाद में जाकर के एक डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। ये पहले जो डायरेक्टरेट फॉर्म होता है वहां पे आता है, और ये सबसे पहले वहां पर क्या करता है, एक डिक्टेटर बनता है। कौन बनता है? नेपोलियन। नेपोलियन क्या होता है? फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाह बन जाता है। और देखो, हेलो, सुनो गौर से, समझना, ठीक है। और जैसे ही ये आता है, यानी कि देखो, फ्रांस में जैसे ही नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या करा, ये जो मोनार्की जिसको खत्म कर दी थी जैकोबिन क्लब ने, क्लियर है, इस मोनार्की को फिर से री एस्टेब्लिश्ड करता है। मोनार्की को क्या करता है? री एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। कौन करता है री एस्टेब्लिश्ड? नेपोलियन बोनापार्ट। और इसके अलावा देखो, अब देखो, ये मतलब वहां का तानाशाह एक डिक्टेटर बनता है और मोनार्की को री एस्टेब्लिश करता है, यानी कि वहां का राजा खुद बन बैठता है। और लेकिन इसके बावजूद, जबकि उसने डेमोक्रेसी को खत्म किया, मोनार्की को एस्टेब्लिश्ड करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा किया हुआ जो काम था, उसको स्टार्टिंग में क्या किया गया, मतलब एक कह सकते हो कि पब्लिकली एक बड़े स्तर पर उसको एक्सेप्ट किया गया। समझ रहे हो? हेलो, हाँ, मोनार्की को क्या किया नेपोलियन ने? खत्म किया। और मोनार्की को खत्म होने के बावजूद नेपोलियन ने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया, जो पॉलिसीज इंपोज की फ्रांस में, उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, मतलब सबने उसको क्या करा? एक्सेप्ट किया। तो ये देखो, एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो जाती है कि मोनार्की लाया, जिस चीज के अगेंस्ट में सारे गए हुए थे, मोनार्की को खत्म किया। बट मोनार्की खत्म होने के बाद क्या है कि मोनार्की खत्म तो हो गई, लेकिन खत्म होने के बावजूद भी लोगों ने नेपोलियन का जो पॉलिसी थी उसको क्या किया? वाइडली एक्सेप्ट किया, यानी सबने उसको क्या किया? अपनाया। समझ रहे हो? हेलो, ठीक है। तो उसको आवाज आ रही है सबको? यस सर। वाइडली उसको एक्सेप्ट किया। तो देखो, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि उसने जो एक नया रूल लाया था, एक नया रेगुलेशन लाया था, जिसका नाम दिया गया सिविल कोड 1804।
सिविल कोड 1800, सिविल कोड ऑफ 1804, या इसी को नाम दिया गया नेपोलियन कोड। क्या नाम दिया गया? नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड। ठीक है, इसने क्या नाम दिया था? नेपोलियन कोड इसका नाम दिया। तो ये नेपोलियन कोड क्या था? ठीक है, तो देखो जब नेपोलियन राजा बनता है, यानी कि जब, तो वो क्या करता है अपना एक, मतलब उसकी एक एम्बिशस होती है, एम्बिशन होता है, उसका इच्छा होता है कि वो बहुत बड़ा एम्पायर का राजा बने। तो जो भी फ्रांस की नेबरिंग कंट्री थी, जो भी फ्रांस की नेबरहुड कंट्री थी, उसको उसने एनेक्सेट करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि उसको हड़पना शुरू किया। एनेक्सेट द नेबरहुड कंट्री, एनेक्सेस द नेबरहुड कंट्री कहो या फिर टेरिटरी। ठीक है, मतलब जो भी टेरिटरी था उसकी नेबरहुड, उसको उन्होंने क्या करना शुरू किया? एनेक्स करना शुरू किया, यानी कि उसको अपने में मिलाना शुरू किया। क्लियर है इतना बात? क्या है ये? हेलो, दाव से पहले क्या है? क्या चीज से पहले? एनेक्सेड सर, लिखा हुआ सिविल था, सिविल कोड ऑफ 1804, इसी का नाम दिया नहीं, गया उसके नीचे नेपोलियन कोड। एनेक्सेड, ANNEXED, एनेक्सेड द नेबरहुड टेरिटरी, मतलब जो भी आसपास की टेरिटरी थी, प्रोविजंस थे, उसको उन्होंने एनेक्सेट करना शुरू किया, यानी कि अपने में मिलाना शुरू किया। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब इन्होंने क्या करी? डेमोक्रेसी को इन्होंने खत्म किया। ठीक है, ध्यान से सुनना और लिखते जाना। ठीक है, अगर यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आवाज तो क्लियर जा रही है ना? हेलो, आवाज क्लियर मिल रही है ना? यस सर। यस सर। तो वो चीजें तुम लोग इग्नोर करके चलो। ठीक है, तो पहली चीज उसने क्या की कि डेमोक्रेसी को खत्म किया, मोनार्की को फिर से दोबारा से एस्टेब्लिश किया, यानी कि मोनार्की को रीएस्टेब्लिश किया, और जितने भी नेबरहुड टेरिटरी थी उनको एनेक्स करना शुरू किया। फिर भी हमने अभी आपको बताया कि फिर भी क्या है कि इनकी जो पॉलिसी थी नेपोलियन की, उसको वाइडली स्टार्टिंग में एक्सेप्ट किया गया, यानी कि पूरी कंट्री ने उसको मतलब एक्सेप्ट किया, उसकी पॉलिसीज का वेलकम किया। ठीक है, तो आखिर क्या कारण थी? तो देखो एक चीज बताते हैं, उसकी सिविल कोड जो लाया गया, सिविल कोड ये जो था एक तरह का उसकी उसने जो भी रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करा था फ्रांस के ऊपर, ठीक है, उसी को नाम दिया गया सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा गया था। मतलब इसके तहत बहुत सारे नियमों को देश में लागू किया गया, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक के फेवर में थे, और पब्लिक ने उनको क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, वाइडली उनको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो उसमें से पहली चीजें क्या अच्छी चीजें उन्होंने करी थी, क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उन्होंने करे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। तो देखो नेपोलियन को, आवाज आ रही है? यस सर। नेपोलियन को जो है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूरोप, यानी कि फादर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूरोप कहते हैं, यानी कि यूरोप के आधुनिकीकरण का जनक कह सकते हो। फ्रांस की जो मॉडर्नाइजेशन हुई वो नेपोलियन ने ही शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? नेपोलियन ने। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, और ये सिविल कोड जो है, ये सिविल कोड ऑफ 1804 एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ का एक कलेक्शन है, जो लॉ या फिर रूल को फ्रांस में इंप्लीमेंट किया गया था, फ्रांस पे इम्पोज किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहली चीज थी, इन्होंने एक चीज अबोलिश्ड करी। ठीक है, क्या? देखो, अबोलिश्ड द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस समझते हो? अबोलिश द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ठीक है, जो किसी को स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है, एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिविलेजेस कहते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को उन्होंने खत्म किया, कि जैसे यहाँ पे फ्रांस में क्या था कि जो 3 क्लास थे, बताया था ना, नोबेल, क्लर्जी एंड थर्ड स्टेट, था ना? यस और नो? ठीक है, तो ये जो चीजें थी प्रिविलेजेस, तो इन प्रिविलेजेस उनको बाय बर्थ मिले हुए थे, खास करके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे। ठीक है, यानी कि जो नोबेल्स और क्लर्जी थे, तो वो उनके
नेशन में कोई कंट्रीब्यूशन हो ना हो, बट बाय बर्थ चूंकि वो कैलर्जी क्लास में के मेंबर है या फिर कैलर्जी क्लास में उनका जन्म हुआ है या नोबेल में उनका जन्म हुआ है, उनको बाय बर्थ क्या मिलते थे, कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, यानी कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती थी। नेपोलियन ने आकर के सबसे पहले क्या किया कि इन प्रिविलेजेस को जो बाय बर्थ थे इनको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। और इन्होंने क्या किया, द ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब उन्होंने क्या चीज को एस्टेब्लिश करी, एस्टेब्लिश्ड, सेकंड बात क्या है, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। समझ में आ रही है बात मनीष, रोशन? यस सर, यस सर। ठीक है, आवाज मिल रही है ना सबको क्लियर? सर हाँ बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा क्लियर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कट रही है। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी क्या है, समान है। ये चीजें किसने इम्पोज्ड किया था, नेपोलियन ने, सिविल कोड 1804 के थ्रू, यानी कि ये जो इन्होंने एक नियम लाया, एक्ट लाया सिविल कोड 1804, इसके थ्रू उन्होंने एबॉलिश किया प्रिविलेजेस को जो बाय बर्थ थे, और इस्टेब्लिश करी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक के फेयर में है, दोनों चीजें है कि नहीं, उनके फेवर में है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी फ्रेंच की पब्लिक होगी, उसके सिटीजन्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इन्होंने एक और चीज, अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करा। ठीक है, अब बताओ फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, किसी को पता है? हेलो, स्विट्जरलैंड। चलो देखो, फ्यूडल सिस्टम एक्चुअली में, आवाज क्लियर है ना सबको? देखो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम ये होता है कि जब कोई बड़े बड़े जो मनी लैंडर होते हैं या लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है ना, तो उनके अंदर रह करके बहुत से लोग काम करते हैं। ठीक है, वो जमीनें उनको देते हैं और उस पे उपज करके कुछ जो मतलब उसके कुछ पार्ट वो रखते हैं और बाकी के पार्ट जो होते हैं, जो जिनका जमीन होता है, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको दिया करते हैं। या बड़े बड़े मनी लैंडर है जिनसे उधार लेते हैं लोग, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर करने के लिए हो या अदर पर्पसेस के लिए हो। ठीक है, मतलब सिंपल है कि एक ऐसा क्लास जिस क्लास के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे या फिर कह सकते हो लोअर क्लास के लोग आते हो, और वो मतलब कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी रहती है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के हो या मनी प्रॉब्लम उनके पास हो, मनी को लेकर के हो, तो वो सब चीजों को लेकर के जो वो डिपेंडेंसी होती है एक अपर क्लास के लोगों को, और वो उन पे कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उनकी जमीन पे उनको खेती करनी होती है, उनके पास अपनी जमीनें नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्था चलती है ना, सिस्टम चलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, तो जो भी फ्यूडल सिस्टम था, तो इन चीजों Yes, को sir. उन्होंने, नेपोलियन ने क्या करा कि खत्म करा, ताकि वहां पे जो मतलब लोअर स्टेट जाके लोग हैं, थर्ड स्टेट के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ उन्होंने कहा, तो उनको भी ये फील हो, सोशली भी ये चीजें फील हो, यानी कि सामाजिक तौर पर भी ये चीज फील हो कि हम लोग क्या है, समान है। तो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को क्या करा, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, सर्फडम जो होते हैं, ठीक है, सर्फडम को भी इन्होंने क्या करा, अबॉलिश करा। सर्फडम कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मतलब मान लो कि अपर क्लास के लोग हैं, ज्यादा पैसे के वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो अपने क्या करते हैं कि अलग अलग कामों के लिए बहुत सारे लोगों को अपने पास रखते हैं, या अपने घर में काम करने के लिए हो, खेतों में काम करने के लिए हो, ठीक है, एक परमानेंट वर्कर रखते हैं कि ये काम करेंगे, वो ये काम करेंगे, सबकी अपनी अपनी वर्क जो है वो डिवाइड होती है। बात समझ रहे हो? तो ये जो सिस्टम था सर्फडम वाली सिस्टम, इसको भी उन्होंने क्या करा, अबॉलिश करा। ठीक है, और इसके अलावा जो मोनोमियल ड्यूज होते हैं, सुन रहे हो, Yes, sir. जो भी Yes, sir. मोनोरियल ड्यूज थे, ठीक है, इसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। मोनोरियल ड्यूज क्या होता है,
मान लो सपोज करो कि किसी से उन्होंने खेती करने के लिए मतलब खेती करने के लिए उनकी जमीन रखी है, ठीक है, या फिर उनसे उधार लेकर के वो खेती कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मतलब बड़े मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं जो पैसों को उधार में लगाते हैं, ठीक, और उनसे ले रखा है, उनपे वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज करेंगे, इम्पोज करेंगे ही, ठीक है। और उनको क्या है कि बहुत समय से मान लो वो खेती वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि वो इन ड्यूज को चुका पाए, ठीक है। तो इसके एवज में या तो वो अपनी लैंड को खो देते हैं, वो जमीन उनको बेचनी पड़ती है, जो भी थोड़ी मोड़ी जमीन इनके पास बची हुई है। तो इस सब तरह की जितने भी ड्यूज जो पीजेंट्स वर्कर वगैरह पे, लेबर वगैरह पे पहले से थे, नेपोलियन के इस कोड आने के बाद जब उन्होंने सिविलियन कोड 1804 को फ्रांस में लागू किया, तो उसके तहत उन्होंने क्या करा कि जो भी मोनोरियल ड्यूज थे उनको खत्म कर दिया। क्लियर है? मतलब अब किन्हीं को भी मोनोरियल ड्यूज जो है वो नहीं देने पड़ेंगे, समझे? देखो फ्यूडल सिस्टम ये हो गया कि फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जमीन पे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए वो कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स लेबर वगैरह है वो उन पे बेस्ड होते हैं कि उनसे उनकी जमीन पे वो जाकर के खेती करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वहीं पे करेंगे, वहीं पे वो अपना फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे और उसका कुछ पार्ट वो रखेंगे और बाकी के पार्ट वो क्या करते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको दे दिया करते थे। तो इस तरह का जो सिस्टम था इसको क्या कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम। तो इस फ्यूडल सिस्टम को भी मतलब सिविल कोड ला करके नेपोलियन ने क्या किया, अबॉलिश किया, खत्म किया। सर्फडम हो गया कि जैसे अपने निजी काम के लिए जो बड़े लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, अपर स्टेट्स के लोग थे, अपर क्लासेस के, वो अपने निजी काम करने के लिए छोटे छोटे मतलब जो लोअर स्टेट्स के लोअर क्लास के लोग थे उनको रखते थे। तो ये जो सिस्टम था, यानी कि अपने काम करने के लिए जो वो सर्फ रखते थे, जो उनको चीजों को सर्व करे, उनका वर्क करे, तो ये सर्फडम सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश किया। मोनोरियल ड्यूज वो हो गया कि मान लो किसी मनी लैंडर से उन्होंने पैसे उधार लिए, समझा, मनी लेंडर से क्या करा, पैसे उधार लिए, या फिर कोई लैंडलॉर्ड से उनकी कोई उधार बांट लिया, ठीक है, बट किसी कारण से उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो उतना ज्यादा वो क्या है कि वो जितना उन पर इंटरेस्ट था या जितना उनका डेप्ट था, कर्ज था, वो चुका नहीं पाए। तो वो क्या है कि पिछले कई सालों से बाकी चलता आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि पीजेंट्स क्या है, उस कर्ज के तले दबे हुए हैं। वही जो कर्ज बचा हुआ आ रहा है कंटिन्यूअसली, उसी को फ्रांस में मोनोरियल ड्यूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोनोरियल ड्यूज। क्लियर है? ठीक है। तो इस मोनोरियल ड्यूज को भी नेपोलियन कोड ला करके, नेपोलियन ने जो सिविल कोड लाए उसके तहत क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके अलावा देखो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? गिल्ड समझते हो? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव, इसको भी उन्होंने क्या करा, हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि व्यापार करना है, ठीक है, किसी को ट्रेड करना है, तो अभी तुम देखे कि इंटरनल ड्यूटीज के कारण अलग अलग प्रोविजन थे, तो अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग चार्जेस थे, देखा है ना। तो जो ये जो अलग अलग चार्जेस है, तो इसमें क्या था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि कोई ट्रेडर्स दूसरे प्रोविजन के, या फिर मान लो कि 10-12 ट्रेडर्स एक साथ ग्रुप बना करके दूसरे जगह पे ट्रेड करे, ये चीजें नहीं करने दिया जाता था पहले। मतलब एक ग्रुपिंग कर करके आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या होती थी कि चीजें क्लियर नहीं होती थी। हर एक जगह का क्या था कि वेट मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो चीजें भी क्या थी, अलग अलग थी। हर एक जगह के जो उसके इंटरनल ड्यूटीज थे, टैक्सेस थे, वो भी क्या थे, अलग अलग थे। तो मतलब एक ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते थे अलग अलग प्रोविजंस में जाकर के। तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी क्या किया, नेपोलियन ने हटाया। क्लियर है, समझ रहे हो? तो इस तरह की जो ट्रेड के कारण गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उस रिस्ट्रिक्शन को भी उन्होंने क्या करा, रिमूव्ड किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। क्या चीज को इंप्रूव किया? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। अब लोग क्या है कि ग्रुप बना करके, अब देखो ग्रुप बना करके करेंगे तो अलग अलग जगह पे चीजों की क्या रेट है, वहां की वेट मेजरमेंट सिस्टम कैसी है, सबको पता होगी। तो हर जगह क्या है, एक तरह से इक्वलिटी देखने को मिलेगा। वैसे क्या था कि हर जगह पे चीजों के प्राइसेस में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता था। ये सर पिछले क्लास में वही कि अलग जैसे, हाँ, अलग अलग वेरिएशन। ये तो ये चीजें, ये वेरिएशन क्या होगा अब देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हो?
ठीक है। तो इसी Yes, वजह sir. और साथ ही उसके साथ साथ उन्होंने जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। ठीक है, किसने किया था? नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, Napoleon. इसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। इसके अलावा नेपोलियन सिविल कोड के द्वारा ही स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, वेट एंड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। क्या लाया गया? वेट एंड Weight मैनेजमेंट and स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। मिटा के लिख दीजिए। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इम्पोज्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट एंड मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किया गया? इम्पोज किया गया यहाँ पर। क्लियर है इतना बात? यस सर। चलो ठीक है, डैशबोर्ड क्लियर कर दे। एक सर वोटिंग था उसमें, पॉइंट लिख। क्या? वोट देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सिविल कोड 1804 में क्या क्या चीजें करी गई, ठीक है। एक तो एबॉलिश द प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जो भी प्रिविलेजेस दिए गए थे फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के जो 2 स्टेट के लोग थे, नोबल्स और क्लर्जी को, उसको बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए थे उसको उन्होंने क्या करा? एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरी बात, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सभी को क्या बताया? इक्वल बताया। ठीक है, इस तरह की कानून उन्होंने स्टेबल करी। तीसरी बात, उन्होंने एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। सर्फडम, जो सर्फडम थे उसको खत्म किया, एंड मोनोरियल ड्यूज, इनको खत्म किया। इतना बात क्लियर है? 3 पॉइंट। ठीक है। चौथी बात क्या है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड, मतलब जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगे थे कि ग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, 2 अलग अलग प्रोविजंस के लोग एक साथ ग्रुप बना करके किसी चीज पर, मतलब कोई गुड्स पे फैसला लेके, मतलब एक होता है ना कि उस पर फैसला लिया उन्होंने और देन उनका रेट जो है वो तय किया, या हर जगह पे चीजें एक जैसी चल रही है कि नहीं, इन चीजों को कह सकते हो एक तरह से सेंसरशिप करना, उस पर निगरानी रखना, ये चीजें नहीं हो पाती थी। तो ये जो गिल्ड सिस्टम था, इसको भी, इस रिस्ट्रिक्शन को भी उन्होंने क्या किया? हटा दिया। चौथी चीज कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया। और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखाया वो था स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इम्पोज्ड। जो स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था इसको इम्पोज किया गया। क्या चीज के द्वारा? सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि ये जो 1804 का सिविल कोड एक्ट था, या इसी का नाम दिया गया नेपोलियन कोड। क्या नाम दिया गया? नेपोलियन कोड। तो देखो गौर से देखो, ये सारी चीजें जो भी ये पॉलिसीज नेपोलियन ने अपनाई, कहीं ना कहीं वो फ्रांस को मॉडर्नाइज कर रहा था या नहीं? नहीं, जो पहले की सोच थी, पहले जिस तरह से मोनार्कियल फॉर्म चल रही थी गवर्नमेंट की, मोनार्की वहां पे चल रही थी, इन चीजों को खत्म करके, और ये जो चेंजेस इन्होंने लाया सिविल कोड 1804 के माध्यम से, इससे क्या हुआ कि एक तरह से फ्रांस को क्या किया गया? मॉडर्नाइज किया गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रांस को मॉडर्नाइज इस तरह से किया गया, ठीक है, मॉडर्नाइज किया गया, तो अगल बगल के जो देश होंगे, अगल बगल की जो कंट्री होगी, वो भी इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांस ने शुरुआत करी यूरोप के मॉडर्नाइजेशन की। फ्रांस ने क्या शुरू करा? यूरोप का मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। जो अब देखो फ्रेंच आर्मीज क्या करती थी, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, देखो फ्रेंच आर्मीज क्या करती थी, जो अलग अलग जगह पे जाकर के टेरिटरी को एनेक्स कर रहे थे, मतलब उसको हड़प रहे थे। तो स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो चेंजिंग देखे दूसरे कंट्री के लोगों ने, ये जो चेंजिंग देखा फ्रांस में, तो उन्होंने उनका क्या किया? वेलकम किया, मतलब उनका स्वागत किया कि हाँ ये चीजें जो है अच्छी है, ठीक है, हमें भी अपनाना चाहिए। तो उन चीजों को उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया। तो पहले स्टार्टिंग में फ्रेंच के लोगों को ये मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से, मतलब अलग अलग टेरिटरी वाले भी वेलकम कर रहे थे उनकी आर्मीज को, ठीक है। बट बाद में जाकर के नेपोलियन एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आता है, और क्या होता है कि नेपोलियन का राज वहां पे खत्म हो जाता है, नेपोलियन को भी मार दिया जाता है ना। तो वो चीजें क्यों हुआ, आखिर उसमें क्या कमी थी? तो कुछ तो लैकनेस रही होगी नेपोलियन वाली चीजों में, ठीक है। तो देखो लैकनेस क्या थी, ठीक है, जो ये दूसरे जगह पे जाकर के अलग अलग टेरिटरी को एनेक्स कर रहे थे, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इनको वॉर लड़ना पड़ रहा था, है ना, इनको वॉर करना पड़ा था। वॉर तो मुफ्त में होती नहीं है, ठीक है, तो वॉर तो मुफ्त में होने वाली चीज है नहीं। तो इस वॉर के कारण क्या था कि इसका एक्सपेंस जो था
एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया था। ठीक है, वॉर के कारण इसकी एक्सपेंडिचर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। दूसरा बात कि आसपास की जो सारी मतलब बहुत सारी टेरिटरी को इन्होंने एनेक्स किया था, इससे इनका एक लार्ज अंपायर बन चुका था, एक मतलब कह सकते हो बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका था, है ना, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े से स्टेट को, बड़े से प्रोविजन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए कि ज्यादा खर्च की जरूरत होगी, मैन पावर भी ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। यस मैन पावर अगर ज्यादा लगेगा तो मैन पावर है तो उनको तो आपको पे भी करना पड़ेगा ना, पैसे भी तो पे करने हैं, मुफ्त में तो आप काम करवाओगे यस नहीं, है कि नहीं, पैसे भी आपको हम्म। उसके लिए पे करने हैं, तो इसमें भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, वॉर के कारण जो हथियार है या फिर जो आर्मीज है उन पर जो एक्सपेंड है, ये चीजें भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज बढ़ने के बाद कारण क्या होता है कि नेपोलियन ने क्या करा कि उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बाद में जाकर के, टैक्स इंक्रीज कर दिया। मतलब टैक्स को इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। क्लियर है। यस ठीक सर। है, तो इसकी वजह से लोगों मतलब लोग अब परेशान होने लगे। दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने हर चीज पर, ठीक है, इन्होंने क्या करी, हर चीज पर, इसको मिटाओ, सेंसरशिप रखा। क्या रखा, सेंसरशिप। सेंसरशिप समझते हो, नो सर। नहीं समझते हो। देखो सेंसर, जैसे देखो इंडियन मूवी वगैरह देखते होगे, तो मूवी वगैरह देखते होगे तो देखते होगे कि सेंसर बोर्ड ने ये चीजें पास किया है। ठीक है, या फिर कोई भी मूवी होती है तो उसको सेंसर बोर्ड ही सर्टिफिकेट देती है, या यूनिवर्सल एडल्ट की या फिर एडल्ट की मूवी, जिस तरह की जैसी कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सेंसरशिप ही क्या करती है, मतलब जो भी सीन वगैरह काटना होता है, मान लो कहते हैं ना कि इस मूवी से ये सीन को काट लिया गया, तो सेंसरशिप मतलब होता है निगरानी रखने वाला संगठन। क्या हो गया सेंसरशिप, मतलब जो निगरानी रखता हो। तो सेंसरशिप इसने क्या चीज पर लगा दिया, देखो इसने प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया। यानी कि प्रेस में अगर कोई भी बात लिखी जाएगी, ठीक है, तो उसको सेंसरशिप से होकर के गुजरना पड़ेगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ये तय करेगी कि प्रेस में आज क्या छपना चाहिए या फिर क्या चीजें नहीं छपना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर नेपोलियन से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी बातों को प्रेस में नहीं रख सकता है, न्यूज़पेपर में नहीं छाप पाएगा, है कि नहीं। हाँ। तो जो भी उसकी डिमेरिट्स होगी, इन चीजों पे अगर उन्होंने प्रेस पे ही इन्होंने अगर सेंसरशिप लगा रखा है, तो बिना सेंसरशिप के पास करने के वो चीज प्रेस में छपेगी नहीं, तो उनके बारे में जो भी उनकी डिमेरिट है या उनके अगेंस्ट में लोग अब क्या होंगे, नहीं लिख पाएंगे। लोग जो चीजें नहीं चाहते हैं, हाँ, वो अपनी बातों को पूरे कंट्री में नेशन वाइड क्या है उन चीजों को नहीं फैला पाएंगे कि ये चीजें सही है या गलत है। ठीक है, अगर कोई ऐसे रिचुअल्स हैं, कोई ऐसा कस्टम है जिसकी वजह से वहां की सोसाइटी को परेशानी हो रही है, तो वो उनके अगेंस्ट में भी अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहने की जो आजादी है, लिखने की आजादी है, इन चीजों को सेंसरशिप के द्वारा क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ठीक है, तो इससे लोग क्या हुए कि ये एक तो टैक्स का इंक्रीजमेंट, दूसरी बात जो प्रेस पे और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, या फिर जो भी पब्लिक मूवमेंट होती थी, ठीक है, उन सारे पे क्या लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, यानी कि एक निगरानी वाला विभाग अलग से बैठा दिया गया, जिसकी वजह से पब्लिक क्या है कि अब कहीं ना कहीं जो नेपोलियन को वो पहले एक मसीहा के तौर पर देखते थे, एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर के तौर पर देखते थे, ठीक है, जिनको लगता था कि ये फ्रांस का रिफॉर्म कर रहे हैं, अब वही पीपल इनको एक डिक्टेटर की तरह देखने लगे। कैसे देखने लगे, एक डिक्टेटर की तरह। ठीक है, डिक्टेटर की तरह। इसके अलावा देखो क्या है, तीसरी बात क्या थी कि ये फ्रेंच आर्मी में लोगों को फोर्सफुली भर्ती करते थे। ठीक है, फ्रेंच आर्मी में क्या करते थे, फोर्सफुली लोगों को क्या करते थे, भर्ती करते थे, यानी कि लोग को मतलब कह सकते हो फोर्सफुली ज्वाइन करवाते थे लोगों को। ठीक है, यानी कि मतलब नेपोलियन फोर्सफुली ज्वाइंड, मतलब फोर्सफुली से टू द पीपल ही ज्वाइंड द फ्रेंच आर्मीज, मतलब ये फोर्सफुली कहते थे ताकि वो क्या कर सके, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करे। क्योंकि देखो ये एक हाईली एम्बिशियस पर्सन था, ये चाह रहा था कि हमारा एम्पायर जितना ज्यादा हो उतना बड़ा हो, है कि नहीं, और हर जगह पे इसकी निगरानी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डिक्टेटर में चेंज होने लगा, और लोग क्या हुए अब धीरे धीरे नेपोलियन से क्या होने लगेंगे,